नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नई सौगात लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के जो आखिरी 12 महीने की बेसिक पे होगी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो कर्मचारी की मौत के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा जो होगा वो उनके परिवार को मिलेगा। और साथ ही अगर कोई 10 साल के बाद ही नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस स्कीम से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पेंशन की नई स्कीम यूपीएस को लेकर जारी किए गए अपने संदेश में कहा है यहाँ पर कि किस तरह से ये फायदा जो है वो पहुंचाने वाला है। आपको यहाँ पर बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अब कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर नहीं करना होगा और सरकार ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो हमारे साथ यहाँ पर बेहद खास मेहमान जो हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय दुआ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं भारत सरकार के। दुआ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस स्कीम को, क्योंकि यहाँ पर सरकार का ये दावा है कि बहुत ज़्यादा जो है एक फ़ायदा होने वाला है और कहीं ना कहीं सरकार को ये भी यहाँ पर लग रहा है कि जो कर्मचारी एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। जी, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इतना अच्छा स्टेप है कि सरकार ने ये कुछ वर्ष पहले ही लाना चाहिए था। कारण जैसे हम देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की मांगनी थी कि हमें अश्योर्ड पेंशन चाहिए, हमें मार्केट लिंक्ड पेंशन नहीं चाहिए। नया एनपीएस जो था, जो 2004 से लगा था, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था, सरकार का कंट्रीब्यूशन था 14%, उनका 10%, पर ये सारे पैसे स्टॉक मार्केट में और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स पेंशन अथॉरिटी ने अप्रूव किए थे उसके अंदर लगते थे। तो अनिश्चितता आ गई थी कि कितनी पेंशन होगी, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट का प्रभाव था, खुले बाजार में शेयर्स का क्या, इकोनॉमी कैसे चल रही है इत्यादि। तो कई इलेक्शनों के पिछले, जैसे आपको याद हो, 4-5 इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। और जब नॉन एनडीए सरकार आई, उन्होंने पुरानी स्कीम को रद्द करके, ये एनपीएस को रद्द करके पुरानी ओपीएस पे चले गए थे। आज की जो स्कीम है ये ज्यादा ओपीएस जैसी है, कारण इसके अंदर बेनिफिट अश्योर कर दिया गया है। जो पहले स्कीम में था 50%, अगर आपने पहले 20 साल की नौकरी पे था, अब 25 साल की नौकरी पे कर दिया गया है। फैमिली पेंशन को बढ़ा के जो 5 बड़े मुद्दे हैं वो 60% कर दिया गया है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन कर दिया गया है डीए और बेसिक पेंशन पे। साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि एक ग्रेचुइटी के अलावा हर 6 महीने की नौकरी के बाद आपको एक लमसम कंट्रीब्यूशन का आप एंटाइटल्ड हो जाओगे और पेंशन के टाइम वो दिए जाएंगे। और 5वीं चीज़ इसकी है कि आपके पास ऑप्शन है कि आपको अगर किसी को एनपीएस अच्छी लगती है वहाँ रह सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यूपीएस पे ही आए। मेरा ये कहना है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और ये जो सरकारी नौकरों की डिमांड थी, इसको बहुत अच्छा किया है सरकार ने। एक वो थोड़े से आप दिल लगा के काम करेंगे, और दूसरा इसका पॉलिटिकल पार्टीज जो फायदा ले रही थी, अब उनको एक मुद्दा उनके पास कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने सोच समझ के एक कमेटी बना के और अपने ऊपर ज्यादा बोझा ना लेते हुए 6,250 करोड़ रुपए का केंद्र शासन पे बोझा है। अगर वो 23 लाख लोगों को सारे के सारे ऑप्ट करें यूपीएस के ऊपर, 800 करोड़ रुपए एरियर्स देने का होगा। पर ये कोई ज्यादा नहीं है, पर इसका लाभ सोसाइटी, सरकारी नौकरी में और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। जी दुआ साहब, जैसे आपने कहा कि लोगों के पास ये विकल्प है कि वो एनपीएस में भी रह सकते हैं, यूपीएस में भी जा सकते हैं, लेकिन जो नए ज्वाइनीज होंगे क्या उनके पास ये दोनों विकल्प होंगे या उन्हें यूपीएस में ही रहना होगा? नहीं जी, उनके पास भी रहेगा। कोई भी एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2004 के बाद आया है, उसके पास वो अपना हिसाब लगा के, अगर उसको एनपीएस में रहना है एनपीएस में रहे, यूपीएस में जाना ऑप्शनल है। कोई कम अभी तक तो का रूल बने, उसमें मुझे नहीं लगता कोई फेरबदल होगा, वो भी ऑप्शनल ही रहेगा। जैसे जिनको पहले ओपीएस मिलता था उनके लिए ऑप्शन दी गई थी, बट जो 1/4 के बाद एम्प्लॉयज आ गए थे उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया था। अब यूपीएस में कोई कंपल्शन नहीं। जी दुआ साहब, यहाँ पर एक बात और मैं समझना चाह रही हूँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि सरकार ने अपना योगदान जो है उसे बढ़ाया है, और जो रिस्क फैक्टर था, जो हमारा जो योगदान था, जो दूसरे लोगों के पैसे में जो रिस्क फैक्टर था, उसको यहाँ पर कम किया है। तो जो बाजार पर निर्भरता थी वो कुछ हद तक कम हुई है यहाँ पर। जी, पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 10%, वो अभी भी रहेगा। सरकार का कंट्रीब्यूशन था 14%, वो 14% को 18.5% तक ले जाने का सरकार प्रोविजन कर रही है। कारण जो मिनिमम उन्होंने मिनिमम जो गिना है देने के लिए, कितना सरकार को पैसा
प्रोवाइड करना पड़ेगा बजट में, वो किया गया है। पर साथ साथ सरकार ने जो पुराना फंड था जिसमें 10% सरकार डालती थी, एम्प्लॉय डालती थी, वो रहेगा। उसके अंदर एन्युटी आती रहे, एन्युटी की वैल्यू होगी, उसके अंदर रिटर्न होगी। जो एनपीएस पे रहेगा उसको वो मिलने का अभी भी उसके पास ऑप्शन कंप्लीट है। पर और जो 18.5% मैक्सिमम सरकार ने अपने लिए रखा है का हिसाब, एक्चुअल वैल्यू अगर कम हुई इंश्योरेंस की, हो सकता है कि सरकार को 17% ही देना पड़े, 18%, 18.5% की जगह। तो सरकार का ये जिसे कहते हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट से पूछ के, लाइफ स्पैन देख के, सब चीज़ें देख के उन्होंने प्रोवाइड किया है 18.5% मैक्सिमम। पर हो सकता है कई सालों में वो 18.5% देने की आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल। और एक अंतर जो नजर आ रहा है कि ओपीएस पे जहां कर्मचारियों को कुछ योगदान नहीं देना होता था, यहाँ पर एनपीएस की तर्ज पर 10% आपको देना ही होगा यूपीएस में भी। जी, वो तो सरकार ने जब अपना सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स किया था, जो उसके अंदर पेंशन के लिए 10% कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपका जब सैलरी फिक्सेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हुआ है, उसके अंदर वो प्रोवाइड किया गया है। तो वो 10% कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही। सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का प्रोविजन किया है 14% से 18.5% तक जाने का। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर कोई नया बोझा नहीं पड़ रहा। वो पहले ही एनपीएस के नीचे 10% उनको देना पड़ता था। ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के अंदर उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो कोई सरकार ने अपने ऊपर बोझा लिया है ये 6,250 करोड़ तक का, तो कोई नया बोझा उनके एम्प्लॉयज के ऊपर नहीं डाला। कर्मचारियों को एक और ऑप्शन दी गई है, जिसने यहाँ आना है आ सकता है, जिसने पुरानी स्कीम में रहना है पुरानी मतलब एनपीएस में रहना है वहाँ भी रह सकता है। बिल्कुल। दुआ साहब यहाँ पर ये भी बताएं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के मन में हो सकता है कि अभी भी कंफ्यूजन हो, समझना चाह रहे हो, तो क्या बेहतर विकल्प होगा उनके लिए? यूपीएस बेहतर विकल्प होगा या एनपीएस बेहतर विकल्प होगा? प्राइमा फेसी तो लगता है मैडम यूपीएस अच्छा रहेगा। कारण सरकारी नौकर थोड़ा एश्योरेंस चाहते थे और उसी लिए उनकी मांगनी ये पिछले 15-20 साल से चल रही थी। 15-16 साल से सरकार ने कंपलसरी कर दिया था, इसलिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। सरकारी नौकर थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं और हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग रिस्क लेना चाहें, एनपीएस जैसी योजना जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में है वो बहुत पॉपुलर है। कारण उनका जो मेंटल फ्रेमवर्क है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज का, कि अगर थोड़ा रिस्क लेके मुझे फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है मैं ले लूँ। यहाँ पे सरकारी एम्प्लॉयज थोड़ा रिस्क इम्यून रहना चाहते हैं, तो उनको ये गारंटीड स्कीम चाहिए थी। सरकार ने दे दी है, जो जैसी पुरानी स्कीम थी 50% 25 साल की नौकरी पे, 60% फैमिली पेंशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट, उसके अलावा एक लमसम बेनिफिट भी और साथ साथ ऑप्शन भी। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकर अब यूपीएस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। अजय दुआ साहब, एक सवाल और यहाँ पर मैं समझना चाह रही हूँ कि 10 सालों के बाद अगर रिटायर होते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन जो है वो मिलने वाली है। तो ऐसे में अगर कोई कम ड्यूरेशन की सैलरी वाले, कम ड्यूरेशन का कार्यकाल है, किसी का ज़्यादा वक्त की नौकरी हो गई है, उसमें भी क्या अलग अलग स्कीम जो है वो फ़ायदेमंद हो सकती है कि कम वालों के लिए एनपीएस बेहतर है, ऐसा है क्या? नहीं अदिति जी, 10 साल के लिए नौकरी करना लाजमी है। अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको यूपीएस 10 साल के बाद ही उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने पहले छोड़ने का इरादा है तो एनपीएस में रहिए। सरकार आपको, अगर आपके 10 साल की नौकरी में 50% 10,000 से कम है तो सरकार तब भी आपको 10,000 देगी और उसके ऊपर फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट देती रहेगी। और उसके साथ साथ अगर आपने 10 साल की जगह 15 साल पे रिटायर हो रहे हैं तो 15 साल का हिसाब लगा के आपको सरकार आपकी 50% पेंशन देगी। तो सरकार इसके अंदर मिनिमम बस रखा है कि आपको हम जो मिनिमम 10,000 आपको देंगे वो तभी आएगा आपके पास अगर आपने 10 साल की नौकरी की है। उससे कम का पहले भी सरकारी नौकर पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते थे ओपीएस में, अभी भी वैसा ही एक प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल। अजय दुआ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सरल तरीके से सरल भाषा में समझाया है। अब मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन अब इस मामले में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से।
धन्यवाद। तो इस नई पेंशन स्कीम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। पेंशन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसका हमेशा से राजनीतिक पहलू रहे हैं। जब ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाया गया तो कांग्रेस ने बाद में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओपीएस पर वापस जाने का वादा भी किया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत के पीछे इसका एक बड़ा कारण भी माना गया था। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस पर वापस जाने का वादा किया था। ये बात अलग है कि अभी तक उस पर वापस जाने में अमल नहीं हो सका है, क्योंकि जो राशि जमा कराई गई थी एनपीएस में उसको वापस नहीं किया गया है। यही कारण है और कि कांग्रेस ने बाद में कर्नाटक जैसे राज्यों में इस तरह का वादा करने से अपने आप को बचाया और हाल के लोकसभा चुनाव में तो ओपीएस का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के भी जो शुभचिंतक अर्थशास्त्री उन्होंने समझाया था कि ओपीएस पर वापस जाने का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, गारंटीड पेंशन हो इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये सीधे बाजार से जुड़ा होता है। यही कारण है कि पिछले साल सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी और अब इसका ऐलान किया गया है कि यूपीएस बनाया जाएगा, जिसमें कि गारंटीड पेंशन होगी। यानी 25 साल की नौकरी जिनकी हो चुकी है उनके आखिरी 12 महीने का जो औसत वेतन होगा उसका 50% गारंटीड पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर इसके अपने राजनीतिक पहलू भी हैं, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, वो प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी होंगे और अगले साल शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होगा। ये तमाम वो राज्य जहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और वो सरकार बनाने बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाते भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई कारणों से जो मिडिल क्लास है वो सरकार से नाखुश दिखाई दे रही थी और यही कारण है कि ये बड़ा फैसला सरकार का माना जा रहा है। आपको बता दें कि 23 लाख तो कर्मचारी केवल केंद्र सरकार के हैं। अगर सभी राज्य सरकार इसको लागू कर देती हैं तो करीब 93 लाख कर्मचारियों को देश भर में इसका सीधा फायदा मिलेगा। अगर एक कर्मचारी पर आप 4 वोट भी जोड़ें तो कम से कम 4 करोड़ वोट जो हैं देश भर में वो इस पर प्रभावित होते हैं। ये बात अलग है कि केंद्र सरकार के खजाने पर कम से कम 6,000 करोड़ का खर्चा या भार जो है वो बढ़ने वाला है इस यूपीएस के जरिए। लेकिन केंद्र सरकार को लगता है कि कम से कम जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके, उनको एक सुनिश्चित पेंशन मिल सके, इस दिशा में कदम उठाया गया है। लेकिन हाँ, ये जहाँ तक सियासी सवाल है, कांग्रेस पार्टी भी अब हो सकता है कि इसका समर्थन करे, क्योंकि वो भी गारंटीड पेंशन की ही मांग कर रही थी और अब ऐसे में ओपीएस पर वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ यूपीएस करके एक नया प्रोडक्ट जरूर सरकार ने लॉन्च कर दिया है। और इसके बाद जो एनपीएस था उसका भविष्य क्या होगा ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त एनपीएस को लागू किया गया था और यह पेंशन सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। लेकिन अब जबकि यूपीएस लॉन्च हुआ है, विकल्प दिया गया है केंद्र सरकार के कर्मचारी को, तो ऐसे में लगता है कि अधिकांश जो कर्मचारी है वो यूपीएस की ओर जाएंगे और ऐसे में एनपीएस का क्या होगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है।